हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस और सिलेबस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो BA प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और आप लोगों को मैं सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके साथ आज आपकी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। कोशिश कीजिएगा आप लोग ज़्यादा बाहर ना निकलें। सबसे पहले हम आपकी यूनिट देखते हैं। फर्स्ट यूनिट है अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। मेनली बात है इसमें आपको सिर्फ अप्रोचेस ही पढ़ाई जाएंगी, तो जितनी अप्रोचेस हैं उनको हम क्लासेस बाय क्लासेस पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में हम क्लासिकल रियलिज्म और न्यू क्लासिकल रियलिज्म पढ़ेंगे। हिंदी में यथार्थवाद और नव यथार्थवाद है। ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं, ये मैंने हिंदी में भी डाल दिए हैं, इंग्लिश में भी डाल दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं लिखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको लिख लीजिए। बहुत जल्द आपको राइटर्स भी बता दूंगी। इनफैक्ट इस क्लास के बाद मैं आपको राइटर्स ही बता दूंगी। बेटर रहेगा आप लोगों को पढ़ने में, लिखने में कि हाँ जी एक बुक है, आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे परचेस करना चाहो कर लेना, तो आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है यथार्थवाद क्या है। देखो, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके बहुत सारे उपागम या फिर अप्रोचेस दिए गए हैं, जिसमें यथार्थवाद जो है वो सबसे पुराना उपागम है। इतना पुराना, आप आगे पढ़ोगे कितना पुराना है। तो ये बताया गया है कि इस विचार ये एक विचारधारा के रूप में एक वर्चस्व का कारण शायद ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम का जो नियम है उसकी विशेषताओं में युद्ध की स्थिति की व्याख्या करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक तरीके से ये अवमान्यताओं में कोई चेंजेस ही नहीं करता। अगर नहीं करता तो नव यथार्थवाद आता ही नहीं। ठीक है, तो यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद एक इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये यथार्थवाद से पहले आप राजनीतिक यथार्थवाद लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर ये लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, आज भी सबसे पुरानी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो विचारधारा रही है ये उसको यथार्थवादियों को इस वे में ही देखा जाता है। इसकी उत्पत्ति थूसीडाइड्स द्वारा प्रस्तुत 431 ईस्वी में पेलोपोनेशिया युद्ध के वर्णन में और उसी समय सन जू द्वारा चीन में रचित युद्ध की कला द आर्ट ऑफ वॉर नामक पुस्तक में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम इसलिए ही लिखे हैं कि आप ये ना सोचो कि कैसे नाम है क्या है। बेटर है कि आप देखकर लिखो इनको। कि अब आपको मैंने यहाँ बता दिया कि ये कितनी पुरानी, ऐसी कितनी 431 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो ये यथार्थवाद रियलिज्म एक थ्योरी कितनी पुरानी है, जो यहाँ पर ये बोला गया कि इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुरानी जो विचारधारा है वो यथार्थवाद ही है। ठीक है, उसके साथ साथ रियलिटी में इसका उदय आदर्शवाद के विरुद्ध हुआ था। आदर्शवादी जो थे, एक तरीके से आलोचनाएं जो होती हैं ना, इनके विरुद्ध आदर्शवादियों ने ही किया था। इनकी क्रिटिसाइज आदर्शवादियों ने किया था और उन लोगों का मेनली ये बोलना था कि आगे मैं आपको बताती हूँ क्या था, पहले आप बाकी बात सुनो। कि जैसे उन्होंने ये बोला कि जैसे सभी देश जिनके हित समान थे वो मिलकर रहते थे। वो ये बोलते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसे फिर ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बजाय विश्व किस प्रकार का होना चाहिए, यथार्थवादी उन्हें इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व जिस रूप में है उसका अध्ययन करें। आदर्शवादी क्या बोलते हैं, क्यों आलोचना करते हैं, उनका मेन मकसद ये रहता है, वो ये बोलते हैं कि किस तरीके का विश्व किस प्रकार का होना चाहिए। और यथार्थवादी कहते हैं कि जिस रूप में है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विज्ञान विश्व जिस रूप में है आप उसको उसी रूप में देखो, ना कि इन फ्यूचर में जाओ कि वो किस तरीके का होना चाहिए। वो बोलते हैं, यथार्थवादी बोलते हैं कि अगर आप ये देखोगे कि वो किस तरीके का होना चाहिए तो फिर जब आप जिस टाइम में जी रहे हो और जो पास्ट बीत चुका है वो दोनों ही ख़राब हो जाएंगे फ्यूचर के चक्कर में। तो इसलिए बेटर है कि अभी जिस रूप में है आप उस रूप में देखो उसको, ताकि इन फ्यूचर तक उसको और अच्छा कर सको। ठीक है, आदर्शवादी इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या थे और उन्हें स्थायी छुटकारा किस प्रकार से किया जा सकता था, स्थायी शांति कैसे मिल सकती थी। और इसके उल्टा यथार्थवादियों का ये विश्वास था कि युद्ध एक स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित
अर्जित करने की होती है। उन्होंने ये बोला, आदर्शवादियों ने जब यहाँ पर ही बोल दिया कि वो किस प्रकार का होना चाहिए, वहीं यथार्थवादियों ने उल्टी बात बोली कि जिस रूप में है आप उसको उसमें देखो। वहीं आदर्शवादियों ने दोबारा ये वाली बात बोली कि युद्ध जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसके कारण क्या रहे थे, फिर उससे एक परमानेंट छुटकारा कैसे मिले, परमानेंट शांति कैसे बने। लेकिन उसके ही उलट में यथार्थवादियों ने ये बोला कि युद्ध के कारण सबसे बड़ा, जैसे पढ़ाए जाते हैं बहुत सारे कारण थे, शांति कह नहीं, सॉरी, संधियाँ थी, और छोटे छोटे कारण, छोटे छोटे देशों में युद्ध हो रहे थे, गृह युद्ध थे, वैसे युद्ध थे, नदियों को लेकर थे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर थे। लेकिन यथार्थवादियों ने सिंपल बताया कि मानव की जो प्रकृति है, मानव की जो नेचर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अर्जित करने की है, पावर पाने की है, इस वजह से युद्ध हुआ था। तो उसको स्थायी छुटकारा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान में अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ लगी रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं चाइना, अमेरिका, इधर उधर के देश आज के टाइम पर भी अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अपनी चीज़ों में नुकसान नहीं करते हैं। अभी कोविड की वजह से यहाँ इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि अगर किसी इकोनॉमिस्ट जो हैं इंडिया के, उनसे पूछा जाए तो वो रो देते हैं कि यार ये इंडिया का हाल हो क्या गया है। और वहीं आप नोट करो, ना न्यूज़ में ना कहीं दिखाया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी गिरी या नहीं गिरी। उन लोगों को कोविड से मतलब है, लेकिन वो उस जगह को ही बंद करते हैं जहाँ से लोग पाए जाते हैं कोविड के। वो बाकी इकोनॉमी ना गिरने की वजह से बाकी देश को काम पर लगाए रखते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाली बात बोली गई कि यहाँ पर उन्होंने उनके नेचर में पावर को पाना है कि हाँ मैं आगे रहूँ, मैं सबसे ज़्यादा रहूँ। तो इस वजह से युद्ध के कारण एक सबसे बड़ा यही रहा है कि मैं पावरफुल हो जाऊँ। उसके बाद वो यथार्थवादी, जहाँ पर आदर्शवादी जो हैं वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का संचालन मॉरल रूप पर आधारित है। वहीं आदर्शवादी जो हैं वो बोलते हैं कि शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हित पर संबंध है। ठीक है, शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हित आपस में संबंध है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। ओके, अब बात आती है एक यथार्थवाद या अनेक यथार्थवाद। प्राचीन जो यथार्थवाद है, देखो प्राचीन यथार्थवाद, समकालीन यथार्थवाद, अब ये दोनों क्यों आए? वो इसलिए आए कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो विद्वान हैं, इन्होंने इसको मतलब एक अलग अलग विषयों में देखा, अलग अलग टॉपिक्स में देखा। कुछ ने बोला कि यथार्थवाद खत्म हो चुका है, एक पॉइंट पे आके रुक गया है। कुछ ने बोला कि यथार्थवाद कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, उसकी सोच कभी खत्म हो ही नहीं रही है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कुछ इसको कह ही नहीं सकते हैं। तो इसमें एक तरीके से जो इनका वर्गीकरण करने वाले सारे फिलोसफर्स थे, मीन्स एनालाइज करने वाले, उन्होंने इसको दो विचारधाराओं में देखा, प्राचीन विचारधारा, प्राचीन यथार्थवाद, समकालीन यथार्थवाद। तो इससे बढ़ गया ये दो, उसमें सिर्फ यथार्थवाद, अभी नव यथार्थवाद नहीं आया है। तो यथार्थवाद को दो तरीके से देखा गया। अब सबसे पहला प्राचीन यथार्थवाद में क्या रहा कि जो प्रारंभिक यथार्थवाद या फिर प्राचीन यथार्थवाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े वर्ल्ड पर्सपेक्टिव का रिप्रेजेंटेटिव है, जो बहुत सारी पीढ़ियों को योगदान देता आया है या उससे विकसित होता आया है या उनको भी आगे बढ़ाया है। इसमें थूसीडाइस, मैकियावेली, E.H. कार्ल से लेकर हैंस मॉर्गनथाउ के अनेक बहुत सारे विद्वान शामिल हैं। अब यथार्थवाद के लिए हैंस मॉर्गनथाउ को ही उनका सबसे पहला विचारक माना जाता है। हैंस मॉर्गनथाउ ये रहे, मैकियावेली ये हैं, E.H. कार्ल ये रहे, और आपके जो बचे थूसीडाइस वो ये हैं। ठीक है, मैंने फ़ोटोज़ इनकी इसलिए लगाई है क्योंकि आपको नाम इंसान का चेहरा देख के ज़्यादा बेटर याद रहते हैं, इस वजह से। तो प्राचीन यथार्थवाद का मूल मंत्र, ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ ना स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन याद रखनी है और इसको इतने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इसको लिखना भी है। देखो, प्राचीन यथार्थवाद का मूल मंत्र ये है कि ये पूर्व मान्यता पर आधारित है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राज्यों के मध्य कभी न समाप्त होने वाले शक्ति के लिए संघर्ष का प्रतीक है। इस संघर्ष की जड़ें मानव प्रकृति में पाई जाती हैं और इस संरचना जो है ये पूरी, इसमें न्याय, कानून, समाज का तो ये महत्व मतलब है ही नहीं, तो या उन्हें खींचकर या फिर एक तरीके से परिमित कर दिया जाता है, एक सर्कमस्टेंस के हिसाब से कर दिया जाता है। बहुत इजी अल्फाजों में आपको बताया जाए तो प्राचीन यथार्थवाद ये मानते हैं कि सिद्धांतों को नीतियों के अधीन कर दिया जाता है तथा किसी भी राजनेता का कौशल इस बात से निर्धारित होता है कि वो राजनीति की बदलती शक्ति संरचना के अनुसार स्वयं को अपने देश के ढाल लें।
सबसे मेन बात यहाँ पर इन्होंने बस ये बोली है, प्राचीन यथार्थवाद ये बोलते हैं कि जो सिद्धांत हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, अप्रोचेस हैं, सभी चीज़ों को एक नीति के तौर पर पूरे अच्छे से प्रोसेस की तरह बना लिया जाए, और कोई भी किसी भी देश का राजनेता उसकी जो स्किल्स हैं इस बात पर निर्भर करती हैं कि वो पॉलिटिकल की जो चेंज पावर स्ट्रक्चर है उसको अपने अंदर और पूरे देश के अंदर अच्छे से ढाल ले, अच्छे से बना ले कि हाँ जो ये सारी चीज़ें हैं ये देश को भी माननी चाहिए, मुझे भी माननी चाहिए। उसके साथ जो प्रारंभिक यथार्थवाद का उपागम है उसको दोनों विश्व युद्ध के मध्य की अवधि के अधिक विकसित देखा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भी वो बहुत ज़्यादा उभरा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी आदर्शवादियों ने उसकी आलोचना करी थी तो सबसे ज़्यादा उभरा था। और ऐसे ये उस समय हुआ जब कि विद्वानों की एक नई पीढ़ी ने इंटरनेशनल रिलेशन की घटनाओं की व्याख्या करना शुरुआत कर दी थी। तब उन्होंने यथार्थवादियों को दोबारा निकाला था कि हाँ एक ये बहुत सबसे पुरानी 431 ईसा पूर्व से चलती हुई आ रही है, तो इसको निकाला जाए, देखा जाए। प्रारंभिक यथार्थवाद उन विद्वानों के लिए प्रयोग किया गया जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले और उसके ठीक बाद लिखना आरंभ कर दिया था, और वो मानव प्रकृति का नकारात्मक चित्रण करते हैं। मानव प्रकृति का नकारात्मक चित्रण करते हैं, वो मैंने आपको यथार्थवाद क्या है उसमें पढ़ा दिया कि वो बोलते हैं कि मानव की प्रकृति अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने की है, तो वो एक नकारात्मक जो चित्रण है, कैरेक्टर है इंसान का, वो बताते हैं। ओके, समकालीन यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। अब समकालीन यथार्थवाद, मॉडर्न यथार्थवाद आ गया तो जाहिर है नव यथार्थवाद का आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद भी कहा जाता है, और इसका उदय 1980 के दशक में केनेथ वॉल्ट्ज के प्रभाव में हुआ था। केनेथ वॉल्ट्ज, ये फोटो मैंने इनकी लगा दी है यहाँ पर, केनेथ वॉल्ट्ज ऐसे दिखते थे, और केनेथ वॉल्ट्ज ने ही नव यथार्थवाद का उदय किया था। यथार्थवाद का हैंस मॉर्गन था उन्हें, और नव यथार्थवाद का केनेथ वॉल्ट्ज ने। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है मेनली कि नव यथार्थवाद विचारकों ने राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को बताया है। इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको इन्होंने बताया है। मेन जो पीछे बात बताई गई है कि मानव जो है उसकी प्रकृति, उसका नेचर ऐसा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर बैठता है, तो युद्ध तो बहुत आम की बात है। तो इन्होंने इसी बात को आगे बोल दिया है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम जो स्ट्रक्चर है, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर ही पूरा ये है कि पावर पे डिपेंड करता है अच्छे तरीके से, कि हर चीज़ आकर पावर पर रुक जाती है। कुछ भी चीज़ हो, चाइना को अपनी पावर दिखानी है, वो अपने सैनिक से, अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सबमरीन से, शिप से, सबसे पावर दिखाएगा कि हाँ देखो मैं इस काबिल हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही अमेरिका को दिखानी होगी, अमेरिका भी यही करेगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है एक इंटरनेशनल, ये जो सिस्टम स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं पूरा इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर, कि हाँ धीरे धीरे इंसान, देश, एक कंट्री अपनी पावर कैसे दिखा रही है। तो नव यथार्थवाद विचारक जो है उन्होंने बोला है कि राज्यों के आचरण का जो मुख्य तत्व है, एक मुख्य जो उनका एलिमेंट है, वो इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर होता है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के द्वारा वो एक विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अलग अलग आयाम या नियम या फिर वर्णन कर देते हैं। उनका ये विश्वास है कि इसकी व्याख्या सिर्फ राष्ट्रीय हित या फिर राज्यों की नीति के अनुसार नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये सोची है। ये वाली बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। ठीक है, अब यहाँ क्या बात आती है कि जो प्रारंभिक यथार्थवाद है जहाँ पर युद्ध के कारणों की मानव प्रकृति से उत्पन्न मानते हैं, वही नव यथार्थवाद इंटरनेशनल संघर्ष को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसकी अराजकतावादी संरचना का परिणाम करते हैं। अराजकतावादी आप आगे पढ़ोगे तब आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। ठीक है, उनका कहना है कि विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने या फिर नियमों को लागू करने या फिर किसी केंद्र सत्ता को अभाव में उत्तरदायी है। मेनली बात यहाँ डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि यथार्थवादी मानव प्रकृति से उत्पन्न मानते हैं जो जहाँ युद्ध का कारण है, वही नव यथार्थवादी इंटरनेशनल आपका जो सिस्टम स्ट्रक्चर है उसको मानते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, वही सेम पावर है, और मानव प्रकृति जो मानते हैं वो युद्ध का कारण, वो भी पावर है। तो सेम बात वही है, बस केनेथ वॉल्ट्ज ने आगे उसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से बता दिया। नव यथार्थवादियों का कहना है कि चाहे विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध कितने ही मैत्रीपूर्ण क्यों ना हो, उनमें कभी ना कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पावर। उनको पावर दिखानी होती है कि देखो भाई हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हमारे पास ये है वो है, ठीक है।
उसके बाद इस प्रकार के नव यथार्थवाद को केनेथ वॉल्ट्ज के पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के साथ जोड़ा जाता है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से लिख रखा है सारा ये सब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। समकालीन यथार्थवादियों का एक अन्य समूह भी है। इसमें जो प्रमुख हैं वो जोसेफ ग्रीचो हैं और इन्होंने वॉल्ट्ज के विचारों का हैंस मॉर्गनथाउ या रिमांड आरो या रॉबर्ट जैसे जो पारंपरिक यथार्थवादी रहे हैं उन विचारों से संबंध में करके एक आधुनिक यथार्थवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है, नव यथार्थवाद के लिए केनेथ वॉल्ट्ज हैं और मॉडर्न रियलिज्म के लिए जोसेफ ग्रीचो हैं, लेकिन मेन केनेथ वॉल्ट्ज ही माने जाते हैं। बट फिर भी आपके मतलब नॉलेज के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, उसके बाद बात आती है यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं। यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं जो है वो 3 टॉपिक में डिवाइड की गई हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो स्टडी है उसमें रियलिज्म जिन अवधारणाओं पर बल देता है वो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें मेनली है क्या। राष्ट्रीय हित में क्या है कि इंटरनेशनल बिहेवियर की जो व्याख्या है और समीक्षा करना है उसमें यथार्थवादी विचारक एक नेशनल इंटरेस्ट की अवधारणा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अवधारणा में चाहे कुछ भी अनेकताएं हों या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मूल मंत्र क्यों ना हो, ये विदेश नीति के उद्देश्य के रूप में एक नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित की राष्ट्रीयों के सभी निर्णयों का आधार होता है। सभी जो डिसीजंस हैं उनका आधार उन पर डिपेंड माना जाता है और इस संबंध में सभी यथार्थवादी एक मत है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय हित के संबंध में कुछ मूल अवधारणाएं प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के तौर पे मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या थे कि जैसे क्या राष्ट्रीय हित की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है या होती थी, या फिर क्या समय और स्थान के साथ राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहते हैं, या फिर ये कौन करता है, इसमें कौन चेंजेस करता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसको कौन निर्धारित करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया कि इतिहास का जो अध्ययन है वो इस तरीके से स्पष्ट कर देता है कि अलग अलग राजनेताओं ने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर अपनी पॉलिसीज़ को सिद्ध करने की कोशिश की है। और उदाहरण के लिए नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध युद्ध किया था, उसमें अभियान आरंभ करते हुए ये दावा किया था कि वो ऐसे फ्रांस के नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा था कि यही दावा उसने वाटरलू के अपने जो अंतिम अभियान के समय भी किया था, जहां उसकी पराजय हो गई थी। ठीक है, ये वाली बात राष्ट्रीय हित में आपको बताई गई है। उसके बाद जो हैंस मॉर्गनथाउ हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट मतलब अपना एक तरीके से अपना मत दिया कि विदेश नीति और कूटनीतिक राजनीति जो है उसको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर ही होना चाहिए। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। शक्ति की जो अवधारणा है उसका अर्थ के मतलब उसके अर्थ में टॉपिक्स जो बने गए हैं विद्वानों ने एक आम सहमति बिल्कुल भी नहीं दी है, अलग अलग बताया गया है। थूसीडाइस के समय से आज तक एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट की जो अवधारणाएं हैं उसकी पहचान राजनीतिक क्रिया के रूप में की गई थी। उदाहरण के लिए मॉर्गनथाउ राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मात्र माना जाता है, और दूसरे शब्दों में मॉर्गनथाउ ने जो बताया, मॉर्गनथाउ के अनुसार शक्ति 2 राजनीतिक इकाइयों के मध्य संबंधों का प्रतीक होती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया गया कि उसका अभिप्राय ये है कि राज्य ए के पास राज्य बी के मस्तिष्क और उसके कार्यकलापों पर कंट्रोल करने की पावर होती है, या फिर शक्ति एक व्यक्ति का वह सामर्थ्य होता है जिसके द्वारा वह सभी व्यक्तियों के दिमाग पर और कार्यों पर यथार्थवादियों की शक्ति का अवधारणा के संबंध में 2 महत्वपूर्ण तर्क बताए गए थे। ठीक है, वो 2 महत्वपूर्ण तर्क आपके लिए जानने इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको लिखने भी नहीं है। ओके, उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी में क्या बताया गया कि यथार्थवादी विचारधारा में नेशनल सिक्योरिटी की अवधारणा को राज्यों के विदेश नीति का एक वैल्यू के नाम पर माना जाता है। स्पेशली मैकियावेली और वेबर जैसे जो पारंपरिक यथार्थवादी हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं, और वे इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना राजनीतिक नेताओं का सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट के रूप में गोल होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अन्य सभी जो पर्पस हैं, उद्देश्य हैं, उनको पाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को सबसे पहली शर्त माना जाना
चाहिए। उसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी उपागम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सबसे पहला है संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष के सिद्धांत में बताया गया कि यथार्थवादी उपागम का सबसे मूल विषय है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो इस मौलिक वास्तविकता पर यथार्थवादी सिद्धांत का निर्माण हुआ। और आपको मतलब एक तरीके से ये भी याद होगा कि मूल यथार्थवादी तर्क मानव स्वभाव जो कि संघर्ष केंद्रित है, वो यथार्थवादी की मूल मान्यता है। ये मैंने पीछे आपको अभी बताया है। यथार्थवादियों के अनुसार जो मानव की एक संघर्ष में नेचर होता है ना, संघर्ष वाला नेचर, उसके कारण ही उनके अंदर पावर के लिए लगातार संघर्ष या फिर उनकी कोशिशें चलती रहती हैं। और इसी आधार पर यथार्थवादी एक नेशनल सिस्टम जो है उसको अराजकता आधारित मानते हैं और ये एक सेल्फ हेल्प के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर में बताया गया कि किसी उच्चतम सत्ता के अभाव में जो कि अराजकीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बल प्रयोग पर अंकुश लगा सकते हैं, यथार्थवादी कहते हैं कि राज्यों की जो राष्ट्र हैं उनकी सुरक्षा आत्म सहायता से ही संभव हो पाती है। वॉल्ट्स का ये कहना है, केनेथ वॉल्ट्स का, कि अराजकतावादी संरचना में आत्मनिर्भरता ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी मानी जाती है, परंतु जब कोई भी शास्त्र जो होते हैं उनकी आपूर्ति या फिर अन्य साधनों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तब वह निश्चित रूप से किसी और देश की सुरक्षा को बढ़ावा दे देता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत में मेनली यही बताया गया है कि शक्ति संतुलन बनाने के बहुत ज़्यादा उसका सिद्धांत बहुत ज़रूरी है कि जब आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे स्टूडेंट्स हो और मैं अपने किसी अस्त्र का आप मतलब जैसे स्टूडेंट्स को स्केल से मार दिया जाता है, कॉपी से भी मारा जा सकता है उनकी किसी गलती पर, तो मैं अपनी आप कॉपी का या स्केल का आप लोगों के लिए कुछ ओवर इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो उससे नुकसान आप लोगों को हुआ। वैसे ही यहाँ पर शक्ति संतुलन के सिद्धांत में बताया गया है कि अगर कोई देश अपने अस्त्रों शस्त्रों का यूज़ करता है, टेस्ट करता है, तो उससे दूसरे को भी नुकसान 110% होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया है कि इस प्रकार सुरक्षा का जो चक्कर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चलता रहता है, और अगर चलता रहता है तो वो आगे के देशों को भी नुकसान पहुंचाता रहता है। अवरोध के सिद्धांत में बताया गया कि अवरोध का सिद्धांत आधुनिक परमाणु युग में शांति संतुलन का दूसरा नाम है और इसको परमाणु कूटनीति के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, अवरोध के सिद्धांत को परमाणु कूटनीति के नाम से भी कहते हैं और इसकी जो उत्पत्ति है वो शीत युद्ध में ही हो गई थी। शीत युद्ध शब्द का जो अभिप्राय है वो राज्य के कुछ विशेष पक्षों से है जिनका विकास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत हुआ था और 1940 के टाइम के अंतर में और मतलब बिल्कुल लास्ट में और 1980 के दशक के लास्ट तक बिल्कुल एक तरीके से क्या हो गया था, विश्व राजनीति अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के मध्य चल रही थी जो वैचारिक तनाव से प्रभावित हो रही थी। दोनों ही महाशक्तियों के बहुत सारे समर्थक देश थे जिनमें 2 गुट की उत्पत्ति हो गई थी, 2 गुटों में बट गया था, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। दोनों महाशक्तियों की गुट एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो पराजित करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते रहते थे कि हम सामने वाले को हरा दें। अमेरिका कहता है मैं सोवियत को हरा दूं, सोवियत कहता है मैं अमेरिका को हरा दूं। उसी चीज़ को देखते हुए इसे शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास माना जाता है। अब बात आती है आपके निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन में सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग से ही आलोचनाएं पढ़ा दी, इसकी आलोचना पढ़ा दी, तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये टॉपिक कितना वास्ट होगा जो इसके स्टार्टिंग में ही आलोचनाएं आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप मेनली आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम हम निष्कर्ष कैसे लिखें। आपको जो मैंने पढ़ाया है, आप जो नोट्स बना रहे हो, उसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, एंड तक थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठाकर भी आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। निष्कर्ष ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनफैक्ट ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, सो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि निष्कर्ष में ये आएगा, यथार्थवादी और नव यथार्थवादी दोनों विचारधाराओं को सबसे प्रमुख विचारधारा आज इस 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के ज़माने में भी माना जाता है। जब से लेकर अब तक इसके कितने भी आलोचक आए हैं, लेकिन इस विचारधारा का अंत कभी नहीं हुआ, ना इसको रोका गया, ना ये थोड़े वक्त के लिए भी रुकी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, वैसे वैसे ही दोनों विचारधारा आगे बढ़ती गई। ठीक है, बाकी कैसे लिखना है आपको वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो आपका यथार्थवाद यहाँ खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नव उदारवाद पढ़ेंगे।
करेंगे। आज की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपके राइटर्स कल आपको बता दूंगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।